नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ अगले 25 सालों के लिए रखी भारत की नींव। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। कहा, मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को देगा नई गति शक्ति। प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर का भी किया उद्घाटन। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से एकीकृत और बेहतर कनेक्टिविटी होगी सुलभ। केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए सभी विभाग एक दूसरे की परियोजनाओं पर रखेंगे नजर। इंडस्ट्री, ट्रेड और मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ किसानों और आम नागरिकों को होगा फायदा। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जोर। अमेरिका में ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर्स से की मुलाकात। कहा, दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत। आईएमएफ ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 8.5% रखने का लगाया अनुमान। $100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है देश। कोविड टीकाकरण 96 करोड़ 70 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 50 लाख से अधिक का हुआ टीकाकरण। सरकार ने ब्रिटेन से आने वालों के लिए जारी ट्रैवल गाइडलाइंस को लिया वापस। देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ अगले 25 सालों के लिए भारत की नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजनाओं को अधिक शक्ति और गति देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बुनियादी ढांचा योजनाओं को एक समान दृष्टि से तैयार कर उनका कार्यान्वयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में नई प्रदर्शनी परिसर का उद्घाटन भी किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गतिशक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गतिशक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता नहीं होता। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं। पीएम ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण से सतत विकास होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। हम किसी क्षेत्र में
आवश्यक परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नए प्रदर्शनी परिसर मॉडल को भी देखा। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को दिल्ली के लाल किले से देश में रोजगार पैदा करने के मकसद से करोड़ों रुपए की मेगा योजना गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का प्रतीक है। पीयूष गोयल ने कहा कि सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के समन्वय से इस मास्टर प्लान को बनाया गया है। इससे देश के बुनियादी ढांचे को एक नया स्वरूप मिलेगा। G20 का विश्व सम्मेलन पहली बार भारत में 2023 में होने जा रहा है, जिसके लिए ये परिसर समय पे तैयार होगा और एक ऐसा परिसर होगा जिससे पूरे देश को नाज होगा, पूरे देश को गर्व होगा। पीएम गति शक्ति योजना के लिए 16 मंत्रालयों का एक ग्रुप बनाया गया है जो कि आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। भारत में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में पिछले दशकों में अनगिनत समस्याएं आड़े आती थीं। विभागों के बीच तालमेल का अभाव देखा जाता था। पीएम गति शक्ति योजना विभिन्न विभागों के अलग थलग रहकर काम करने की आदत खत्म करेगी और सभी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल पक्षों के लिए समग्र योजना देगी। इससे परियोजनाओं के लिए साझा योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने और अमल करने में सहूलियत होगी। इसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी का भी व्यापक उपयोग किया जाएगा। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान ने गति शक्ति योजना की निगरानी के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग सभी परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। 16 मंत्रालय और विभागों की सभी परियोजनाओं को जीआईएस मोड में डाल दिया गया है। सभी विभाग अब एक केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए एक दूसरे की परियोजनाओं पर गहरी नजर रख सकेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी मुहैया होगी। पीएम गति शक्ति से अपार रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लॉजिस्टिक लागत घटेगी, आपूर्ति श्रृंखलाएं बेहतर होंगी और स्थानीय वस्तुएं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगी। विभिन्न इकोनॉमिक जोन में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सेंट्रल नेशनल मास्टर प्लान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएन के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। साल 2021-22 के उर्वरक विभाग के लिए पोषक तत्व आधारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने फास्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी की दर तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी को 2025 और 26 तक जारी रखने का इच्छा जताई और इसका लक्ष्य स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के परिणामों को बनाए रखना और उनकी गति बढ़ाना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 सरकारी और निजी स्कूलों को रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने की मंगलवार को मंजूरी दे दी। 2022-23 से तकरीबन 5000 छात्रों के ऐसे 100 संबद्ध स्कूलों में छठी कक्षा में दाखिला लेने की उम्मीद है और अभी 33 सैनिक स्कूलों में छठी कक्षा में तकरीबन 3000 छात्रों को दाखिला देने की क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों में तत्काल सुधार की जरूरत है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही। मुसावर रहमानी सेंटर फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉरेंस समर्स के साथ बातचीत में
वित्त मंत्री ने कहा कि कई देशों में सुधार अलग अलग चरणों में हो रहे हैं, जबकि ये वैश्विक संस्थान वैसे ही बने हुए हैं जैसे कि वो पिछले कई दशकों से थे। वित्त मंत्री ने ग्लोबल कॉरपोरेट लीडर्स से भी मुलाकात की। वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में निवेश के अवसरों, सुधारों समेत दूसरे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें भारत में निवेश का प्रस्ताव भी दिया। Even the title of engine for growth, they are the ones who are going to be pulling forward the global economy. And in that, at least from the data which has been released yesterday and a week before, I can say that India's growth this year will be the highest in the world. इस वर्ष दोहरे अंक की वृद्धि दर हासिल करने की तरफ बढ़ रही है और यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। वित्त मंत्री इस समय अमेरिका के एक सप्ताह के दौरे पर हैं। As regards growth of India, I think in my first intervention itself, I mentioned that we are looking at near close to double-digit growth this year, and this would be the highest in the world. जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसका अनुमान भी जताया है। 2021 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान है। IMF के अनुमान के मुताबिक अर्थव्यवस्था में वैश्विक सुधार जारी हैं। कोष ने ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया कि 2022 में 8.5% की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। तीन लोकसभा सीटों और विधानसभाओं की 30 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इन सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। चुनाव परिणाम 2 नवंबर को जारी किए जाएंगे। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें दादर नगर हवेली, मध्य प्रदेश की खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट शामिल है। इसके अलावा विधानसभा की जिन 30 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें आंध्र प्रदेश की 1 है, असम की 5, बिहार की 2, हरियाणा की 1, हिमाचल प्रदेश की 3, कर्नाटक की 2, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 1, मेघालय की 3, नागालैंड की 1, राजस्थान की 2, तेलंगाना की 1 और पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले को लेकर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कांग्रेस के इस प्रतिनिधि मंडल में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं। हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। एक सपना था कि पहाड़ के अंदर ट्रेन जाएगी, तो वह सपना हमारा साकार होने जा रहा है। अगर हम सड़कों की बात करें, चारों तरफ उत्तराखंड की ओर, चाहे वो हमारी ऑल वेदर रोडें हों, चाहे भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत बनने वाली सड़कें हैं, ये सारी की सारी मोदी सरकार में हुई हैं। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संवाद बुधवार रात 8:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। हमारे देश की तकरीबन 55% आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि क्षेत्र के महत्व और इसमें शामिल जोखिमों को देखते हुए ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक मूल्यांकन को लेकर अपनी रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र में 10 अगस्त को पेश की। योजना का मेन उद्देश्य है वो है अल्टीमेटली सारी क्रॉप्स को कवर करना। भारत के किसान संसाधन के दृष्टि से
गरीब जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो बड़े बुद्धिमान हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया है कि विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति में कोई संकट नहीं होगा। केंद्रीय कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वो कोरबा में SECL की गेवरा, दीपका और कुसमुंडा की खदानों का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ इस विषय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर शाम सोफी के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 स्थानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त कर सबूतों को इकट्ठा किया गया। साथ ही इस मामले में जांच एजेंसी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। NIA ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में 16 स्थानों पर छापेमारी की थी। देश के लिए शहीद होने वाले नायब सूबेदार जसविंदर सिंह को कपूरथला जिले के माना तलवंडी गांव में अंतिम विदाई दी गई। उनके आखिरी दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। नायब सूबेदार जसविंदर सिंह जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हुए थे। कांग्रेस ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर अपने मुख्यालय परिसर में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई है। इसमें 1971 के कई ऐतिहासिक क्षणों को तस्वीरों के जरिए पेश किया गया है। विजयवाड़ा में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने भारी बारिश और बाढ़ से पीड़ित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। छोटे किसानों को फसलों के लिए 10,000 रुपए, बागवानी के लिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और 12मासी फसलों के लिए 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। महाराष्ट्र में क्रूज ड्रग केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुंबई की अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल के लिए टाल दी है। आर्यन समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2015 में विधानसभा में असंसदीय व्यवहार के मामले में आरोप मुक्त करने के लिए उनकी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। इसे सत्तारूढ़ LDF के लिए झटका माना जा रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने CM दा हेंसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मंच के जरिए मणिपुर के लोग अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं और उसके लिए राज्य सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। देश में चल रहे कोविड टीकाकरण का कुल कवरेज अब 96 करोड़ 70 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में टीके की 50,63,000 से अधिक डोजेस को लगाया गया। 24 घंटों में 22,000 से अधिक मरीजों के स्वस्थ होने की खबर भी आई है और अब ठीक होने की जो दर है वो 98.06% हो गई है और पिछले 24 घंटों में अभी 15,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। ब्रिटेन सरकार के फैसले के बाद भारत ने भी वहां से आने वालों के लिए कोविड से जुड़ी नई गाइडलाइंस को जारी किया था। सरकार ने अब उसको वापस लेने का फैसला किया है। अब विदेश से आने वाले लोगों के लिए फरवरी की पुरानी गाइडलाइंस ब्रिटेन के यात्रियों पर भी लागू होगी।
हाल ही में ब्रिटेन ने भारत से आने वाले लोगों के लिए सख्त ट्रैवल गाइडलाइंस को जारी कर दिया था और उसी के बाद भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए सख्त नियम को लागू किया। गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा सुरक्षा बल का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ के अधिकारी इन राज्यों में देश की सीमा से लगते 50 किलोमीटर तक के इलाकों में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकेंगे। पहले पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार सीमा से 15 किलोमीटर भीतर तक सीमित था। अब इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। दूसरी तरफ गुजरात में यह दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर किया गया है, जबकि राजस्थान में दायरा क्षेत्र पहले की तरह ही 50 किलोमीटर रहेगा। गौरतलब है कि बीएसएफ अधिनियम 1968 का सेक्शन 139 केंद्र सरकार को इलाका निर्धारित करने की शक्ति देता है। अभी तक जुलाई 2014 में जारी हुए नोटिस के तहत बीएसएफ का क्षेत्राधिकार परिभाषित था। विदेश मंत्री एस जयशंकर आर्मेनिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज अपने समकक्ष विदेश मंत्री अरारत मिर्ज़ोयान के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और आर्मेनिया के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। विदेश मंत्री ने कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए प्रस्ताव ये रखा कि ईरान में रणनीतिक चाहबार बंदरगाह को उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें कि कनेक्टिविटी बाधाओं को घटाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत और आर्मेनिया दोनों अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के सदस्य हैं, जो कि कनेक्टिविटी की बाधाओं को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, लेकिन आज जैसा कि नवरात्रि का 8वां दिन है, आज महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग तरह की सजावटें और तरह तरह के सजे पंडालों की चमक पूरे देश में देखी जा रही है। तो आपको ले चलते हैं मां दुर्गा के दरबार में, जहां दुर्गा पूजा की धूम मची है। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।